सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत के हवाले से बात करते हैं। आईएमएफ से हमारा मुआहिदा है कि हर महीने 10 रुपए हमने इजाफा कर रहे हैं लेवी में, लेकिन इस महीने हमने पेट्रोल पे 5 रुपए कम कर दिए हैं और डीजल पे 5 रुपए बढ़ा दिए, यानी कि नेट इंपैक्ट जीरो है। और मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हमने पूछा था आईएमएफ से, आईएमएफ ने इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया और हुकूमत ने यकतरफा फैसला किया है। तो आपकी इत्तलात क्या है, क्या इसहाक डार साहब ने और हुकूमत ने यकतरफा फैसला किया है या आईएमएफ ऑन बोर्ड है इस फैसले पर? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पे एक दिन पहले डार साहब की जो वाशिंगटन में आईएमएफ के मिशन चीफ हैं, उनसे वर्चुअल मीटिंग जरूर हुई है, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि आईएमएफ से प्रायर जो है परमिशन नहीं ली, क्योंकि बुनियादी तौर पे महीने के अंदर बढ़ानी थी। तो उन्होंने पेट्रोल पे जो है वो कम कर किया और इस तरह से नेशनलाइज किया डीजल के ऊपर, ताकि नेट इफेक्ट उसका जीरो हो। लेकिन बुनियादी तौर पे ये एक इशू है और आईएमएफ इसको टेक अप कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के ऊपर आईएमएफ के बड़े मेजर कंसर्न्स थे और 855 अरब रुपए का टारगेट है। तो अगर हमारी पेट्रोलियम लेवी की कलेक्शन डिक्लाइन होती है या नीचे आती है, उसके नतीजे में एक मेजर इशू जो है वो जो नेक्स्ट रिव्यू टॉक्स थी उसमें पैदा हो सकता है। लेकिन प्रायर उन्होंने बात मेरे ख्याल में नहीं की थी और अब देखना यह है कि आईएमएफ इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है और ये एक मेजर इशू जो है वो बन सकता है, मेजर इशू बन सकता है। इसके अलावा हमने देखा है कि रुपया जो है वो रिकवर किया ओपन मार्केट में भी, इंटरबैंक मार्केट में। अब ओपन मार्केट में तो कहा जा रहा था कि स्पेकुलेशन है, इंटरबैंक मार्केट में तकरीबन 10 से 12 रुपए की रिकवरी, इसकी क्या वजह है? कोई फंडामेंटल तब्दील हुए हैं? क्योंकि अभी भी हमारे जो रिजर्व्स हैं वो तो $8 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, या तो बैंक्स वो भी स्पेकुलेट कर रहे थे और डार साहब के आने की वजह से वो थोड़ा सा कॉशियस हो गए? क्या वजह क्या नजर आ रही है इसकी? देखिए, बुनियादी तौर पे बैंक्स जो है वो कॉशियस हुए हैं और इस पे मेरे ख्याल में डार साहब डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि गवर्नर स्टेट बैंक से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो अब हम तवक्को करते हैं कि सिर्फ शू कॉज नोटिस नहीं होगा बल्कि इफेक्टिव इन्फोर्समेंट भी होगी, और जो कोई भी मैनिपुलेशन के अंदर या स्पेकुलेशन के अंदर मुलविस है और जिसमें कहा यह जा रहा है कि 56 बिलियन रुपीस जो है वो उन्होंने मिंट किए हैं और प्रॉफिट्स में इजाफा किया है, तो उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। अभी तो फंडामेंटल्स ठीक नहीं हुए, अभी तो सेंटिमेंट्स है जिसके नतीजे में इंप्रूवमेंट आ रही है। आप ये देख ले कि लास्ट वीक में कोई $341 बिलियन एक वीक के दौरान जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो डिक्रीज हुए हैं। अगर हम बुनियादी तौर पे फंडामेंटल्स को ठीक करें तो फिर रुपया जो है वो सस्टेनेबल तरीके से जो है वो स्ट्रेंथन हो सकता है, और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि जो डॉलर इनफ्लोज हैं उनको जल्दी से जल्दी इंश्योर किया जाए, क्योंकि जब तक डॉलर इनफ्लोज वो जो है इंश्योर नहीं होंगे उस टाइम तक रुपए का ये जो डिक्लाइन हमें नजर आया है इसको सस्टेन करना मुश्किल होगा। लेकिन एक सेंटिमेंट्स का जो असर हुआ है और उसके नतीजे में बेहतरी आई है। अब देखना यह है कि डार साहब का ये चैलेंज है कि वो डॉलर इनफ्लोज को कितनी जल्दी जो है वो इंश्योर करते हैं। $5 to 10 बिलियन हमें चाहिए ताकि हम सस्टेनेबल लेवल पे अपना जो एक्सचेंज रेट है उसको इंप्रूव कर सकें। और ये बात तो इंपॉर्टेंट है कि अगर स्पेकुलेशन हो रही है जिसकी वजह से रुपया गिर रहा हो या बैंक्स जो है गैर कानूनी तौर पे इजाफी मुनाफा कमा रहे हो, तो उसको तो चेक में रखना जरूरी है। लेकिन मेहताब साहब, आईएमएफ इस बात की भी तो इजाजत नहीं देगा कि रुपए को भी आप गैर जरूरी तौर पे आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग रखें। इस पर तो आईएमएफ बात करते रहता है, तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि डार साहब तो ये कल भी ये कह रहे थे कि रुपया इस वक्त बहुत अंडर वैल्यूड है और वो तो कह रहे हैं कि फेयर वैल्यू 170-180 होनी चाहिए। तो आपको लगता है यहाँ पे भी जो भी हम इकदाम उठाएंगे आईएमएफ की नजर इस पर भी होगी? जी डेफिनेटली, ये मेजर चैलेंजेस हैं। देखें, बुनियादी तौर पे जो आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स की हैं और आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट किया है, उसमें आप मार्केट के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अगर डिसऑर्डरली मूवमेंट हो रही हो या स्पेकुलेशन हो रही हो या इस तरह से कि बैंक्स एक दूसरे के साथ नेक्सस डेवलप करके रुपए को जो है वो वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे तो स्टेट बैंक को इंटरवीन करने की इजाजत होगी। लेकिन अगर आपने आर्टिफिशियली इसको मैनेज करने की कोशिश की तो इस टाइम ये दूसरा बड़ा इशू जो है वो आईएमएफ के साथ खड़ा हो जाएगा, और एक ऐसे वक्त में कि जब हमारे रिजर्व्स गिर रहे हैं, हमारी डॉलर की रिक्वायरमेंट्स हैं, पाकिस्तान इस टाइम ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम आईएमएफ के साथ एक नया और बड़ा मेजर इशू जो है वो लेकर खड़े हो जाए, क्योंकि आईएमएफ के जो प्रोग्राम है उसकी बुनियाद में जो बुनियादी चीजें थी उनमें स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस का इशू भी था। हालांकि डार साहब के इसके बारे में मुख्तलिफ नजरियात हैं,
लेकिन जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसकी हद तक तो मैं भी समझता हूं कि उस हद तक तो जाना चाहिए, लेकिन वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है इसके बारे में जो है वो आईएमएफ से बातचीत की जा सकती है। लेकिन अगर आर्टिफिशियली मैनेज करने की कोशिश की गई तो ये एक नया इशू जो है वो आईएमएफ के साथ खड़ा हो जाएगा। सही। और मेहताब साहब, एक तीसरा मामला सीपीआई इन्फ्लेशन का है। अफरात ज़र के जो कल नंबर्स आए वो यकीनन अगस्त से बेहतर थे। अगस्त में महंगाई की जो शरह थी वो 27% थी, सितंबर में 23% आई। और जो बड़ी वजह पीबीएस ने बताया वो ये है कि जो बिजली के कीमत थी पिछले सितंबर 2021 के मुकाबले में वो कम हुई है। अब लोग बड़ा हैरान और परेशान है कि पिछले साल के मुकाबले में सितंबर के बिल हमारे ज्यादा आए हैं, यूनिट जो रेट है वो बढ़ गया है, तो फिर कैसे पीबीएस कह रहा है कि रेट में कमी हुई है जिसकी वजह से अफरात ज़र में कमी हुई है? देखिए, दो बुनियादी इश्यूज हैं। मैं समझता हूं जी कि ये मैनिपुलेशन और फजिंग ऑफ डेटा जो है इस पे पाकिस्तान को पहले भी आईएमएफ से फाइन हो चुका है। आप ये देखें कि बुनियादी तौर पे आपने जो वेव ऑफ किए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 300 यूनिट्स तक, और उस पर भी कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो पूरी तरह से वेव ऑफ नहीं हुए, तो आपने सबके ऊपर जो है वो वेव ऑफ करके दिखा दिया। ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये इस पे जो है वो एहतियात की जरूरत है। एक वजाहत थोड़ी सी मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, इस टाइम पीबीएस जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर जो है, पिछली गवर्नमेंट में पीटीआई की गवर्नमेंट में उसको मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर कर दिया गया है। तो डार साहब का इस मामले से कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन ये एक तो बिजली की जो प्राइसेस है वो सब पे उन्होंने कर दी हैं और उसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ गई है। दूसरा आटे का इशू है। आटे का उन्होंने 980 रुपए ले रहे थे, अभी 1275 रुपए उन्होंने कर लिया है। लेकिन मुझे ये बता दें, पाकिस्तान में कहां पे 20 kg आटा जो है 1275 रुपए में जो है फरोख्त हो रहा है? जी बिल्कुल। में इसकी प्राइस ज्यादा है, बलूचिस्तान में इसकी प्राइस ज्यादा है, 2400 रुपए तक आ रहा है 20 kg आटा। वहां पे भी ज्यादा है। जो सरकारी रेट है उस पे कितने लोगों को मिल रहा है? बहुत कम लोगों को जो सरकारी रेट पे, और वो आटा खाने के काबिल भी नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पे दो वजूहत हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कम दिखाया गया है। अगर ये दो वजूहत सामने इनको हटा दिया जाए तो इन्फ्लेशन इस महीने में कम होने के बजाय बढ़नी चाहिए थी। ये मेजर इश्यूज है और मैं समझता हूँ पीबीएस को सामने आके इन चीजों की वजाहत करनी चाहिए। ठीक है।